अब आइए फाइलम मोलस्का। जैसा कि हम लोग शुरू करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज। इसको कोई सीरियल ना दें हम लोग। जनरल प्रॉपर्टीज सभी जानते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होने वाला है? ऑर्गेन सिस्टम। यहां तक, यहां भी ऑर्गेन सिस्टम। उसके बाद सीरियल नंबर 2 सिमेट्री। इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके बहुत सारे मेंबर्स बायलैटरल सिमेट्री वाले और बहुत सारे मेंबर्स हेलिकल सिमेट्री वाले होते हैं। हेलिकल यानी ऐसे घुमा हुआ। जैसे हेलिक्स का एग्जाम्पल आप सबसे अच्छा ले सकते हैं, स्प्रिंग होता है ना, जैसे हमारे पेन में वो प्रेस करना और उठाने वाला जो पेन होता है उसके अंदर में रिफिल के साथ स्प्रिंग लगा रहता है, वो कैसा रहता है? एक ही तार है, उसको घुमा के इस तरीके से लाया जाता है। या उससे भी अगर नहीं क्लियर होता है तो आप लोहा वाला सीढ़ी देखे होंगे, ऊपर से नीचे की ओर उतरता है, ऐसे घूमते हुए उतरता है ना, दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें जो सिमेट्री मिलेगा आइदर बाइलैटरल और हेलिकल सिमेट्री। जैसे शंख आपको देखने को मिलता है, ये इसी ग्रुप में आते हैं, तो उसमें ऐसा रहता है घुमा हुआ, वो हेलिकल सिमेट्री इसलिए कहलाते हैं। सीरियल नंबर 3 सेगमेंटेशन। फिर से सेगमेंटेशन इसमें एब्सेंट। सीरियल नंबर 4 द नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स। और नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स इसमें वही ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। और इसमें भी जो मेसोडर्म का फॉर्मेशन है, मेसोडर्म का ओरिजिन है, पहले मेसोडर्मल लेयर अपीयर होता है, फिर उसमें एक स्प्लिट होता है, स्प्लिट होने के बाद दोनों तरफ सेल्स अरेंज होते हैं और उसके बाद फिर मेसोडर्म का फॉर्मेशन फॉर्मेशन होता है। इसलिए सीरियल नंबर 5 इसके सिलोम में जो कैरेक्टर्स हम लोग देंगे वो रहेगा ट्रू सिलोमेट, उसके बाद ये होंगे एंटेरोसिलोमेट और होंगे प्रोटियोस्टोम्स। यानी इनका भी माउथ फॉर्मेशन पहले होगा और एनस का फॉर्मेशन लेटर ऑन, बाद में। तो देख लीजिए 3 फाइलम है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। इनका प्रोटियोस्टोमिक है ना डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ एंटेरोसिलोमेट सिलोम। और सीरियल नंबर 6 जो इसका नोटोकॉर्ड एब्सेंट, इसमें भी नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। इसका रीजन हम लोग जानते हैं, नोटोकॉर्ड का केवल और केवल प्रेजेंस कॉर्डेट्स में रहता है। सीरियल नंबर 7 हैबिटेट। ये कॉस्मोपॉलिटन नहीं हो पाया क्योंकि इसका कोई भी मेंबर उड़ने वाला नहीं है। बाकी पानी में
और जमीन पर दोनों जगह इसके मेंबर्स पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। और ड्राई कंडीशन में लेकिन ये एनिमल नहीं रह सकते। जैसे आर्थ्रोपोड्स एडजस्ट कर चुके हैं, बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स ऐसे हैं ड्राई कंडीशन में रहते हैं। जैसे आप सुनते होंगे रेगिस्तान में बहुत सारे अजीब अजीब कीड़े मिलते हैं, इंसेक्ट्स आर देयर, स्पाइडर मिलता है कई प्रकार का वहां। तो वो ड्राई क्लाइमेट में, ड्राई कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट कर चुके हैं और उनके अंदर वाटर कंजर्वेशन का जबरदस्त तरीका है। इवन जो एक्सक्रीटरी मैटर रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, उसमें भी वो वाटर एलिमिनेट नहीं करते। इसके लिए वो क्या कर लेते हैं, यूरिक एसिड रिलीज करते हैं कि हमको जीरो वाटर डिस्चार्ज करना पड़े, वो तो क्रिस्टलाइज होता है। तो इस तरीके से वो एडेप्टेड है। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जानवरों में कौन है, आर्थ्रोपोडा। मोलस्का उतना ज्यादा अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया, ठीक है, लेकिन इसका नंबर बहुत ज्यादा है और ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। तो टेरेस्ट्रियल as well as aquatic, they constitute the second largest एनिमल फाइलम। और इसीलिए अगर 10 एनिमल आप पिकअप करते हैं रैंडमली, उसमें से 6 आपको अगर आर्थ्रोपोड मिलते हैं तो 1 या 2 आपको मोलस्कन्स मिलेंगे। तो 7 से 8 एनिमल यही 2 फाइलम ले गए। बाकी जो 2 एनिमल बचेगा उसमें रेस्ट 9 में से कोई 1 एनिमल होगा, कोई 2 एनिमल होगा। जो रेस्ट 9 फाइलम बच गए, उन 9 फाइलम में से कोई 2 एनिमल उसमें से आएंगे। तो समझ लीजिए इन दोनों का पॉपुलेशन दुनिया में कितना ज्यादा है। और जब इनकी पॉपुलेशन इतनी अधिक है, वैरायटीज, टाइप्स बहुत होंगे और इसीलिए इनमें भी बहुत सारे स्पीसीज हैं। सो दे कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। इसके बाद सीरियल नंबर 8, डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑफ कोर्स कंप्लीट होना ही है। कंप्लीट माउथ फॉर्म्स फर्स्ट, और इनके माउथ में एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं जो टिथ की तरह होते हैं, उन्हें कहते हैं रेस्प्यूल। उसके मदद से ये क्या करते हैं, अपने फूड मटेरियल्स को कट करते हैं, क्रश करते हैं। दे हैव डेवलप्ड माउथ पार्ट्स। यहां तक पहले नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंटिन्यू हो रहा है। माउथ पार्ट्स हैव a special type of organ for
एक टर्म मिलेगा, रैस्पिंग ऑफ फूड। इस रैस्पिंग ऑफ फूड का मतलब होता है कटिंग या क्रशिंग एंड बोरिंग एंड चीविंग द फूड। इनके जो मुख्य भोजन होते हैं ये बेसिकली हार्बीवोर होते हैं, है ना, और एल्गी या एक्वेटिक प्लांट्स या इस तरह का जो स्ट्रक्चर सब्सटेंसेस इनको मिलता है उनको कट करके क्रश करने के लिए इसके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन होता है, इसी को रैस्पिंग ऑर्गन कहते हैं। तो रैस्प करना मतलब हो गया कट करना, क्रश करना, फिर उसको, है ना, बहुत ही मैलिएबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको निगलने में हेल्प करना। और ये स्ट्रक्चर कहलाता है, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेडुला। इसको रेडुला कहते हैं, बुक में भी दिया होगा, देखिएगा। ये रैस्पिंग ऑर्गन एक्चुअली क्या करता है, एक रिबन शेप्ड होता है ना, धागे की तरह, धागा नहीं फीता की तरह, और इसमें टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और साथ में उसके ऊपर, है ना, चारों तरफ काइटिनस स्मॉल टीथ होते हैं, यानी काइटिन के बने हुए छोटे छोटे दांत जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। उनके मदद से ये क्रश करता है फूड मटेरियल को और फिर उसको निगलने की कोशिश करता है। सो इट इज, या रेडुला इज ए टंग शेप्ड structure with some chitinous plates acting as cutting structures। फूड मटेरियल को कट करने के लिए, क्रश करने के लिए प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और ये काइटिन के बने हैं, और काइटिन के बने होने के कारण थोड़ा हार्डनेस मिलता है जिससे वो क्रश कर सकते हैं। इस तरीके से ये अपना भोजन पूरा करते हैं। तो दिस ऑल आर कमिंग अंडर डाइजेस्टिव सिस्टम। सीरियल नंबर 9, पहले इसका देख लें बॉडी प्लान। क्योंकि अब बाकी का हिस्सा बॉडी प्लान देखे बिना हम लोग का काम नहीं बनेगा। इधर मिटा सकते हैं, ये तो हो ही गया होगा। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बरसात के दिन में अगर मिट्टी के किनारे जाइएगा तो देखिएगा घोंघा मिलता है, देखे है ना। कई बार अगर अच्छा किस्मत रहा चलते हुए भी देख लीजिएगा तो लगेगा शंख चल रहा है, ठीक है। तो घोंघा शंख जैसा ही होता है ना, तो उसका जो शेल है उसी को हम लोग शंख कहते हैं। अब वो बड़ा सा होगा तो हम लोग शंख कहते हैं, छोटा कहते हैं तो वही घोंघा करके काम चलाते हैं उसको। तो उसमें आप देखिएगा अगर वो चलता हुआ दिखेगा तो लगेगा जैसे चूहा कैसे होता है ना, उस तरह का इलोंगेटेड बॉडी है। थोड़ा इमेजिनेशन लाने की कोशिश कीजिए, चूहा जैसा है यानी लंबा सा थोड़ा, और उसमें देखिएगा आगे की तरफ दो ऐसे एंटेना जैसे स्ट्रक्चर लगे हुए रहते हैं जो हिलता डुलता भी रहता है। वो दरअसल उसका आई है, वो उसका आई है, ओमिटिडिया कहते हैं। तो उसके मदद से वो देखता रहता है, हाँ ऐसे ऐसे हिलता जो है उसका ओमिटिडिया है। और एक और चीज नोटिस कीजिएगा, जैसे आपको बोलते हैं केंचुआ अगर चल के चला जाए पीछे देखिएगा पानी का एक लकीर रहता है, इसमें वही चीज होगा, एक पानी का लकीर रहता है। तो है क्या, ये अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, इसको मॉइस्चर बहुत चाहिए, ठीक है। तो रीजन क्या है, इसके पास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, राइट। तो ये
गैसियस एक्सचेंज करने के लिए वही माध्यम यूज करता है जो कि एनालिड्स करते हैं। ठीक है, तो एनालिडा में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, टेरेस्ट्रियल वाले को बताए थे, इस तरफ एटमॉस्फेयर डाले थे, यहाँ पे एक मॉइस्चर का लेयर डाले थे, फिर बॉडी वॉल डाले थे, फिर अंदर में सर्कुलेटरी सिस्टम का सर्कुलेटिंग फ्लूइड यानी ब्लड डाले थे। तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन डिसॉल्व होकर कहाँ आता था, बॉडी वॉल के ऊपर जो मॉइस्चर का लेयर आता था वहां, और वहां से बॉडी वॉल के अक्रॉस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आना जाना करता था। सेम मॉडल इज हियर। ठीक है, तो बॉडी प्लान देखेंगे और समझ में आएगा। दूसरा चीज है, ये एनिमल बहुत नाजुक और बहुत डरपोक होता है, और इसको भी नमक से बहुत डर लगता है, सॉल्ट। रीजन, सॉल्ट डिहाइड्रेट करता है। भाग जाएगा, वो छुप जाएगा। उसके पीछे रीजन है, जहां सॉल्ट आप डालिएगा, सॉल्ट क्या है, वाटर सॉल्युबल है कंप्लीटली, उस वजह से क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस बिगाड़ देता है। तो क्या होगा, बॉडी के बाहर अगर सॉल्ट आ गया, बॉडी के ऊपर जो मॉइस्चर का लेयर है अगर उसमें सॉल्ट आ गया, तो सॉल्ट के वजह से क्या होगा, इंप्यूरिटी बॉडी वॉल के बाहर ज्यादा हो जाएगा और अंदर के तरफ इंप्यूरिटी कम है। तो नेचुरली हायर प्यूरिटी ऑफ वाटर इनसाइड द बॉडी, लोअर प्यूरिटी ऑफ वाटर आउटसाइड द बॉडी। वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होगा, हाई प्यूरिटी टू लो प्यूरिटी, बेचारा डिहाइड्रेट हो जाएगा, मर जाएगा। इसलिए वो सॉल्ट से दूर भागता है। सेम थिंग अप्लाइज ओवर द एनालिड्स एज वेल। सॉल्ट सेंसिटिव वो इसी वजह से होते हैं। जिन एनिमल्स के बॉडी के ऊपर वाटर का लेयर रहता है, मॉइस्चर का लेयर रहता है, तो उस मॉइस्चर के लेयर को रिटेन करने के लिए वो सॉल्ट से दूर भागते हैं। इसीलिए देखिएगा नमी वाले जगहों पे ये ज्यादा मिलेंगे, ड्राई एरियाज में नहीं मिल पाते। ड्राई एरिया में फिर क्या होगा, बॉडी वॉल के ऊपर जो मॉइस्चर है उड़ जाएगा, फिर जिंदा कैसे रहेगा, तो इसको सांस लेने में बनेगा नहीं, गैसेस एक्सचेंज डिस्टर्ब होगा तो कैसे जिंदा रहेगा। सो फॉर दैट रीजन दे हैव टू मेक इट लाइक दिस। अब जो एक और बात बता रहे थे, बहुत ही सेंसिटिव एनिमल है, इसलिए अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने ऊपर एक शेल, एक कवच लेकर चलता है, और इस एनिमल के मर जाने के बाद इसी कवच को हम लोग इस्तेमाल करते हैं शंख फूंकने के लिए। तो दरअसल शंख जो है वो उस एनिमल का बाहरी कवच है, एक्सोस्केलेटन, राइट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दिस इज इट। कौन सा हाँ, उसका ब्लू पानी नहीं, उसका बॉडी फ्लूइड, उसका ब्लड है ब्लू कलर का। हाँ, नहीं, हाँ वो एडिबल भी होता है। हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं।
देखिए ये इसका बॉडी प्लान है, पहले देख लीजिए उसके बाद बनाइएगा। सबसे पहले ये जो ब्लैक लाइन आउटसाइड देख रहे हैं ना बाउंड्री पे, ये इसका कैल्शियम कार्बोनेट का शेल, ठीक है। इस शेल से एनिमल का मुंडी या एंटीरियर पोर्शन बाहर निकलता है ताकि एनिमल आगे की ओर जाए, राइट। अगर आगे की ओर जाएगा तो इसे अगल बगल देखना पड़ेगा ना, कहाँ है, किधर जा रहे हैं, पता चलना चाहिए। और आप जान चुके हैं कि आर्थ्रोपोडा में ही आंख आ चुका था, मतलब फंक्शनल आई, जिसमें कि सिर्फ लाइट रिसीव नहीं हो, फोटो रिसेप्टर की तरह नहीं, बल्कि इमेज फॉर्मेशन वाला भी कैपेसिटी है। इसके पास क्यों नहीं होगा, इसके पास भी है। और आप जान लीजिए इसी ग्रुप में आता है ऑक्टोपस, और ऑक्टोपस का आई बिल्कुल वैसा ही है जैसे ह्यूमन का आई, लेकिन ओरिजिन और स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फंक्शनली सेम। उसका मैकेनिज्म फिजियोलॉजी अलग है, ह्यूमन आई का मैकेनिज्म फिजियोलॉजी अलग है, लेकिन रिजल्ट दोनों सेम देता है। उतने ही कलर लगभग विजन उसको होते हैं जितने कि हमें कलर विजन होता है। तो इसका भी आई की तरह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो स्कैन करता है अगल बगल को, वो ओमिटिडिया है और वो उसका एक्चुअल आई। और ये आंख ऐसे बाहर निकला हुआ रहता है, जैसे कहानी में कहते नहीं है कि अगर आपको भगवान दे एक जोड़ा आंख और देने के लिए तो आप कहाँ लगाएंगे, तो बुद्धिमान व्यक्ति कहता है उंगलियों में लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम दूर दूर तक बिना मुंडी घुसाए देख सकते हैं। तो ये उसी तरह का है, वैसा ही बुद्धिमान जी वैसे समझ सकते हैं। एनीवे, पार्ट ऑफ जोक। उसके बाद इसमें एंटेना भी होते हैं जिससे ये केमिकल्स अगल बगल क्या है, स्मेल वगैरह, उसको रिसीव करने के लिए, ताकि इसे पता चले कि हाँ आने वाला कोई खतरा है या अगल बगल में कुछ इसका फूड मटेरियल है या नहीं, इस तरह के। उसके बाद ये माउथ पार्ट, ठीक है ना, ये माउथ है। माउथ के साथ जुड़ा हुआ है इसका लॉन्ग कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यहां से माउथ, और ये एंड कर रहा है कहां, एनस में, एनस, ठीक है। और इसके पास बकायदा स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का कंबाइन एक फॉर्म है, राइट। और इसी के माउथ में वहां जो लिखे हैं रेडुला, रास्पिंग ऑर्गन, रेडुला, ये रेडुला प्रेजेंट होता है इसी माउथ के ओपनिंग में। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। एनिमल बहुत नाजुक है, जैसे ही इसे खतरा मिलेगा अपने आप को रिट्रैक्ट कर लेगा। रिट्रैक्ट करने का मतलब खींच लेगा, ठीक है। तो खींच के कहां जाएगा, अपने कवच के अंदर, और वो कवच है शेल। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। अब है क्या, इस शेल के साथ बॉडी वॉल डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, एक इंटरफेस होता है। जैसे आप ऐसे समझिए, ये दीवार है, ठीक है। इस दीवार को बनाने के लिए हमने ईंटा का इस्तेमाल किया, ठीक है। ईंटा के ऊपर हमने क्या किया, प्लास्टर चढ़ाया। प्लास्टर चढ़ाने के बाद उसको स्मूथ किए, एकदम प्लेन कर देते हैं। पुट्टी वगैरह बहुत जो भी डालते हैं उससे एकदम चिकना जाता है, ये स्मूथ सरफेस हो जाता है। उसके बाद इस पर पेंट चढ़ाते हैं ताकि पेंट टिका रहे। स्मूथ सरफेस पे पेंट टिका हुआ रहेगा, रफ सरफेस अनइवन सरफेस रहेगा, पेंट उखड़ के गिर जाएगा, है कि नहीं। तो आप बताइए, अगर हमारा काम क्या था, दीवार के ऊपर पेंट चढ़ाना, तो दीवार के ऊपर पेंट जब चढ़ाना था तो डायरेक्टली जो मेरा ईंटा का दीवार है उसी के ऊपर पेंट चढ़ा देते। इतना मेहनत करने का क्या जरूरत था। इसीलिए ये जो इंटरफेस खड़ा हुआ ना, ये प्लास्टर वाला, ये दीवार और पेंट दोनों को आपस में चिपका के रख रहा है। तो ये खुद चिपका हुआ है किससे, ईंटा से, दीवार से, और इसके साथ चिपका हुआ है कौन, पेंट। तो नतीजा क्या मिल रहा है, दीवार पे पेंट चिपका हुआ है। ठीक उसी तरीके से इसका बॉडी वॉल और इसका कैल्शियम कार्बोनेट का शेल दोनों आपस में चिपक नहीं सकते, और अगर चिपक जाएंगे तो इतना टफ हो जाएगा, वो अपने आप को ना रिट्रैक्ट कर पाएगा, ना फॉरवर्ड कर पाएगा, ना वो इसमें से बाहर निकल पाएगा, ना इसके अंदर आ पाएगा। तब कैसा उपाय करना होगा, तो एक बीच का रास्ता निकलता है, और वो क्या करता है, जैसे यहां प्लास्टर किए हैं ना, उसी तरह का इसके ऊपर, इसके बॉडी वॉल के ऊपर एक मटेरियल रहता है, और वो बनाता है एक लेयर, उसको कहते हैं मेंटल, मेंटल, ठीक है। इसको मेंटल नहीं पढ़िएगा, मेंटल है।
Now, this mantle serves as an interface between the calcium carbonate shell and the body wall. तो ये चिपका हुआ रहता है किसके साथ? बॉडी वॉल के साथ। और जगह जगह पे जैसे देख रहे हैं ना यहां, जैसे देख रहे हैं ना यहां, ये जगह जगह पे शेल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इस तरीके से इसके बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये अपने आप को अंदर सिकोड़ के मोड़कर पैक कर सकता है और जब खतरा नहीं हो, आगे बढ़ना हो, आगे बढ़ सकता है। राइट, इसीलिए इसके पास मेंटल रहता है। अब क्या है, देखिए मेंटल लगातार शेल के साथ चिपका हुआ नहीं है, बीच बीच में गैप है, तो गैप कैविटी बन गया। इसका ये इस्तेमाल करता है और यही कहलाता है, देख लीजिए, मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी क्या होगा? मेंटल और शेल के बीच का खाली जगह। राइट, अब क्या करता है, इसका इस्तेमाल कैसे करता है? अपने फेदर लाइक गिल्स को यहां पे डाल के रखता है। राइट, और उस फेदर लाइक गिल के थ्रू ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प लेता है और रेस्पिरेशन में, गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प लेता है। लेकिन ये फेदर लाइक गिल्स ज्यादा एक्टिवली काम करते हैं किसके लिए? जो एक्वेटिक है। टेरेस्ट्रियल्स वाले में इसका ज्यादा यूज नहीं है। एटमॉस्फेयर से जो एयर आ रहा है वो इसके बॉडी वॉल के ऊपर जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर के थ्रू सेल्स में, मतलब बॉडी वॉल एक इंटरफेस बनता है, डायरेक्टली ब्लड और एक्सटर्नल एयर के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता रहता है। ठीक है, एक्वेटिक वाले के लिए प्रॉब्लम है। एक्वेटिक वाले थोड़ा अपने आप को एडवांस शो करते हैं और इनमें फेदर्ड गिल्स आ जाते हैं। तो ये फेदर गिल्स इनके एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं, यानी जो इसका एक्सक्रीटरी मैटर होगा अमोनिया, उसे भी रिलीज करने में हेल्प करेगा और एट द सेम टाइम रेस्पिरेशन में भी, गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, लोकोमोशन, मूवमेंट के लिए इसके पास भी पैर होते हैं एंड दीज लेग्स आर मस्कुलर फुट। हालांकि इसका कोई डेफिनिट शेप नहीं है, लेकिन इसके पास जो पैर हैं ये मसल्स के बने हैं। जैसे हमारे पैर पूरे मसल्स के बने हैं ना, हड्डी है और मसल है, वो मिलकर हमारा पैर बना है। इसके पहले वाले को जो हम लोग आर्थ्रोपोडा को देखे, उसके पास पैर कैसा था? काइटिन का बना हुआ, पूरा ढांचा काइटिन का, और उसमें मसल्स लगा हुआ। इसमें काइटिन वाली बात नहीं है, पूरा का पूरा मसल्स है। और ये भी एक कारण है कि क्यों इन्हें खाया जाता है। इसके अंदर प्रोटीन काफी ज्यादा है, जहां ज्यादा मसल होगा वहां ज्यादा प्रोटीन है। तो बॉडी बहुत ही मस्कुलर है, इसलिए इसे डिलीशियस फूड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सी फूड में ये बहुत ऊपर के दर्जे में होता है, मोलस्क। तो जानते हैं ऑक्टोपस खाया जाता है, जानते ही होंगे, ऑक्टोपस खाया जाता है, लोलिगो, स्क्विड, ये सब खाए जाते हैं। कटल फिश खाए जाते हैं। एक एक कटल फिश 12-12, 14-14 मीटर बड़ा होता है, यहां से लेकर वहां, समुद्री जीव है। तो सोच लीजिए, एक कटल फिश अगर पकड़ा गया, कितने सारे लोगों का भोजन बन जाएगा, और वो उतना महंगा भी होता है। एनीवे, सो इसके पास ये, यानी कि पहला एनिमल फाइलम है जिसके मेंबर्स के पास इस तरीके से मस्कुलर फुट है। काइटिन कहीं नहीं भाई, देख लीजिए। राइट, सो दिस इज हाउ देयर बॉडी वॉल एंड बॉडी प्लान इज देयर। अब इसको आप बना सकते हैं, नोट कीजिए। हो चुका है सभी का? लिखिए, फ्रॉम द बॉडी प्लान, फ्रॉम द बॉडी प्लान करके डैश दीजिएगा, पॉइंट फर्स्ट बनाइएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिखिएगा। ए प्रोटेक्टिंग शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is present. A protecting shell of calcium carbonate is present. Second लिखिएगा, mantle, M-A-N-T-L-E, mantle is a structure. Mantle is a structure serving as
Mantle is a structure serving as interface between body wall and the protecting shell. Full stop. There is a space, इसी में लिखिएगा, there is a space between the mantle and the shell. There is a space between the body wall and the there is a space between the mantle and the shell. There is a space between the mantle and the shell called mantle cavity. Full stop. इसी में लिखेगा aquatic life forms of mollusk place their aquatic life forms of mollusk, mollusks. Aquatic life forms of mollusks place their gills in this cavity. Full stop. अगला पॉइंट दीजिएगा, they have muscular feet for locomotion. Ommatidia, अगला पॉइंट, Ommatidia as photoreceptor. And antenna for navigation. अगल बगल का माहौल समझने के लिए. And antenna for navigation are present. Over the head. सीरियल नंबर कितना हो जाएगा? 10 होगा. Respiratory system. Aquatic members use gills terrestrial members use moisture over body wall for gaseous exchange. No dedicated respiratory
स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। अभी भी इस पे रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप नहीं किया। सीरियल नंबर 11, सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप होता है। यहां तक नोट कीजिए। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन टाइप होता है। ब्लड फ्लोज इन साइनसेस blood has blue color respiratory pigment made of या मेड ऑफ नहीं कहिए, containing copper Cu. It is hemocyanin. इसका ब्लड ब्लू कलर का होता है और इसका रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसायनिन है और ये ब्लू कलर का होता है। और खास बात क्या है, दिस पिगमेंट is dissolved in blood plasma. इसके ब्लड प्लाज्मा में हीमोसायनिन डिसॉल्व होता है। सीरियल नंबर 4, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एब्सेंट, ये नहीं पाए जाते। ब्लड has plasma and cells. Cells are phagocytic in nature, so they give protection. So they give protection against the pathogens. इसलिए पैथोजन से इन्हें अपने ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट जो सेल्स हैं उन सेल्स के मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट करने में बनता है। दिस इज हाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज। ओपन टाइप होता है, ब्लड फ्लो करता है साइनस में, हार्ट इज देयर, ब्लड ब्लू कलर का होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है और ये पिगमेंट हीमोसायनिन कहलाता है। कॉपर का कंटेनिंग पिगमेंट होता है और ये प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। जैसे एनेलिडा में था ब्लड प्लाज्मा में, उसका हीमोग्लोबिन डिसॉल्व था, इसका हीमोसायनिन ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व है। वहां भी डब्ल्यूबीसी नहीं थे, आरबीसी नहीं थे, यहाँ भी नहीं है। वहां भी प्रोटेक्शन के लिए फैगोसाइटिक एमीबॉइड सेल्स थे, यहाँ पे भी फैगोसाइटिक एमीबॉइड सेल्स हैं जो कि बॉडी को प्रोटेक्शन सुरक्षा देते हैं ताकि कोई इन्फेक्टिंग एजेंट अगर घुस जाए तो कम से कम डिफेंस कर सके। यहाँ तक पूरा कीजिए। एक्सिटरी मैटर इसका अमोनिया ही है।
ओके, यहां तक हो गया। ऊपर का तो मिटा ही सकता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सीरियल नंबर 12, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें होगा प्रेजेंट। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट। पाउच्ड किडनीज या पाउच्ड किडनी इज देयर फॉर एक्सक्रीशन। Animals are ammonotelic. So ammonia is the excretory product. So ammonia is the excretory product. इसलिए इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है। नर्वस सिस्टम, और ये मोर डेवलप्ड है, मोर डेवलप्ड देन द नर्वस सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोडा। ये और ज्यादा डेवलप होता है आर्थ्रोपोडा से। और एक बात, दे हैव 4 kinds of ganglia for brain। आर्थ्रोपोड्स में है ना नर्व रिंग गैंग्लियोनिक होते हैं, और उन नर्व रिंग्स को जोड़ने के लिए, यानी जो ब्रेन है ऊपर और नीचे 2 साइड के मतलब ब्रेन है, और इसको जोड़ने के लिए एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहता है। तो कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उतना भी नहीं इसमें, पर उसमें गैंग्लिया एक ही तरह के होते हैं। इसमें 4 तरह के गैंग्लिया मिलते हैं इसके ब्रेन के लिए। तो ये शो करता है कि ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कर सकता है इन कंपैरिजन टू आर्थ्रोपोड्स। इसका ब्रेन ज्यादा कॉम्प्लेक्स। सो सीरियल नंबर 14 नाउ। अदर ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स। एक देख रहे हैं ओमिटिडिया, दूसरा देख रहे हैं एंटेना, तीसरा देख रहे हैं गेल्स, ऑफ कोर्स फेदर्ड गिल्स देख रहे हैं,
और हमें मिला मस्कुलर फूट, और हमें मिलते हैं कीमो रिसेप्टर्स, और इनमें रहता है स्टैटोसिस्ट एटसेट्रा। अब जो हैं उनके प्रोबेबल फंक्शंस भी बता दें। ओमिटिडिया फॉर विजन, vision is as good as human eye. Antenna for navigation, नेविगेशन मतलब समझते हैं, आसपास का चीज को समझने के लिए। हाँ वही, जैसे आप देखते होंगे, मान लेते हैं बड़े बड़े जगहों पे एयरपोर्ट वगैरह में कोई सस्पिशियस मटेरियल है कि नहीं, तो कार वगैरह बाइक वगैरह आएगा, खासकर कार या बड़ा बड़ा गाड़ी जो आता है, ट्रक वगैरह अगर आया तो नीचे तो घुस के देख नहीं सकते हैं, तो एक सेंसर लंबा लाठी में लगा हुआ रहता है, वो सेंसर लेके ऐसे ऐसे चेक कर लेता है कुछ ऐसा सस्पिशियस मटेरियल है कि नहीं। तो क्या कर रहा है, नेविगेट कर रहा है, वैसे जगह को देख रहा है जहां देख नहीं सकते, लाइक दैट। द एंटेना इसका उस तरह का काम करता है। तो कीमो रिसेप्टर इसमें लगे होते हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। ठीक। गिल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड सम एक्सक्रीशन, दोनों में हेल्प करता है। मस्कुलर फूट फॉर लोकोमोशन, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। कीमो रिसेप्टर्स टेस्ट के लिए, भाई स्वाद लेता है ये। और स्टैटोसिस्ट फॉर बॉडी बैलेंसिंग। राइट, नोट कर लीजिए।